हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं साउंड के ऊपर। हम साउंड को समझेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। पहली चीज़ आती है साउंड होता क्या है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई कैसे दे रहा है। देखिए होता क्या है, साउंड हमेशा एक ऐसी चीज़ से प्रोड्यूस होगा जो चीज़ वाइब्रेट करती होगी। अगर वो चीज़ वाइब्रेट नहीं करती होगी तो साउंड वहाँ से निकलेगा नहीं। ठीक है, वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो मेरे गले में है ये वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे आदमी कोई गिटार बजाता है तो जो गिटार बजाता है तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं, या आप कोई ड्रम बजाते हो आप देखोगे वो भी वाइब्रेट करता है। तो जब तक कोई चीज़ वाइब्रेट होगी नहीं तब तक हमारे साउंड निकलेगी नहीं। तो जैसे अब यहाँ पे वाइब्रेशन हुए वोकल कॉर्ड में तो अब यहाँ से साउंड निकली। तो साउंड है क्या, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, ये कंप्रेस होते हैं और डीकंप्रेस होते हैं, कंप्रेस होते हैं और डीकंप्रेस होते हैं। तो इससे एक वेव बनती है, कंप्रेशन वेव। ठीक है, तो ये जो वेव है ना ये आगे ट्रांसफर होती जाती है और फिर जो सामने सुन रहा है उसके कान में आएगी। तो कान में भी ईयर ड्रम लगा है, फिर वो भी वाइब्रेट होता है। तो वहाँ से फिर वो वाइब्रेशन अंदर ट्रांसफर होते हैं कान के अंदर। फिर कान के अंदर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे कान में एक नर्व होती है जो ब्रेन को कनेक्ट करती है, ऑडिटरी नर्व बोलते हैं उसको। फिर ब्रेन समझ पाता है उन सिग्नल्स को। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो साउंड पूरा वाइब्रेशंस का गेम है। वाइब्रेशंस होती हैं जो एयर को या जो भी मीडियम है उसको कंप्रेस करेगी, डीकंप्रेस करेगी और फिर वो वाइब्रेशन सामने वाले के कान में पहुंचते हैं, वहाँ वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो वहाँ से सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं। तो पहले तो समझ लीजिए साउंड था क्या। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझा दिया है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। और जो इसकी स्पीड पानी में या सॉलिड में जो होती है वो ज़्यादा होती है। एयर के कंपैरिजन में साउंड की स्पीड पानी में और सॉलिड में ज़्यादा होती है। अब क्यों ज़्यादा होती है पानी में और सॉलिड में एयर के कंपैरिजन में, सवाल ये उठता है क्योंकि आप देखेंगे एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन आप पानी में लेंगे या सॉलिड में लेंगे कंपैरेटिवली तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सॉलिड ले लीजिए तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। हमने देखा है जो सॉलिड हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक होते हैं। तो अब क्या होता है जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे, ठीक है, डेंसली पैक होंगे तो इसमें ना आराम से कोई चीज़ ट्रैवल कर जाती है। जो साउंड वेव्स हैं वो ईजिली फिर ट्रैवल कर जाती हैं, वो जो साउंड की एनर्जी है ईजिली आगे ट्रैवल कर जाती है। इसीलिए एयर में साउंड की स्पीड कम है इन कंपैरिजन टू पानी या सॉलिड। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। हमें सारी आवाज़ सुनाई नहीं देती, आवाज़ बहुत सारी होती हैं लेकिन हमें सारी सुनाई नहीं देती। हमें सिर्फ सुनाई देती है एक रेंज में 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है। इसी रेंज में हमें आवाज़ सुनाई देती है। ना तो उससे ऊपर की सुनाई देगी 20,000 से ऊपर की, ना 20 से नीचे की सुनाई देगी। 20,000 से जो ऊपर होती हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, 20 से जो नीचे होती है इनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अब इसमें भी देखिए, आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो हमें जो ऊपर वाली रेंज की जो वो है ये ठीक से सुनाई नहीं देती, हायर रेंज वाली में सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि हमारे ना कान में ना टाइनी हेयर सेल्स होते हैं। हमारे कान में इनर ईयर में ईयर के पार्ट्स होते हैं, तो जो इनर ईयर होता है उसमें टाइनी हेयर सेल्स होते हैं। ये हेयर सेल ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, यही आवाज़ को पकड़ते हैं, ठीक है, आवाज़ को रिसीव करते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो जो टाइनी हेयर सेल है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ऊंचा कहते हैं ना, ऊंचा सुनते हैं, उनको ठीक से सुनाई नहीं देता। उसका रीज़न यही होता है बहुत हद तक, क्योंकि जो टाइनी हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब बात उठती है क्या कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन पाता हो। इंसान तो सुन नहीं पाता उस रेंज से ऊपर, बट क्या कोई और लिविंग स्पीशीज है जो उससे ऊपर सुन पाता है? जी हाँ, बैट्स और डॉल्फिन्स। बैट्स और डॉल्फिन्स, इनके ईयर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, बनावटी इस तरह से है ईयर्स की कि बैट्स और डॉल्फिन 20,000 से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, उसको भी सुन पाते हैं। ये इसका यूज़ करते हैं पाथ को ढूंढने में, नेविगेशन में, कम्युनिकेशन में, इन सब में यूज़ करते हैं। फिर एक सवाल आता है क्या लोअर एंड पे अगर हम बात करें, क्या 20 हर्ट्ज से नीचे जो कि इंफ्रासोनिक है उसको कोई लिविंग स्पीशीज सुन पाती है? इंसान तो सुन नहीं पाता 20 से नीचे को, और कोई सुन पाता है दुनिया में? जी हाँ, एलिफेंट्स और ब्लू व्हेल। एलिफेंट्स और ब्लू व्हेल 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को भी सुन पाते हैं।
ठीक है, इनके स्ट्रक्चर ही ईयर के इस तरह से डिजाइंड है। अब सवाल उठता है फिर इंसानों को मालूम कैसे पड़ता है, अगर अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं या इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, इंसान डिटेक्ट कैसे करते हैं इसको, क्योंकि कान तो सुन नहीं पाते। इसके लिए ना माइक्रोफोन्स होते हैं, स्पेशल माइक्रोफोन्स होते हैं जो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इस चीज़ पे, क्या दुनिया में इंसान ने ऐसी कोई चीज़ बनाई है जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ चल सकती हो? क्या इंसान ने ऐसी कोई चीज़ बनाई है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाया है जो स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ चल सकता हो? जी हाँ, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ये स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ चलता है। जब ये चलता है ना तो ये एक बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है, इसको बोलते हैं सोनिक। बहुत तेज़ आवाज़ आती है, क्योंकि वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि जो नीचे ज़मीन पे आदमी खड़ा होता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट है तो जो नीचे ज़मीन पे खड़े होते हैं इतनी तेज़ आवाज़ होती है, जो पास होते हैं अगर वो अपने कानों को बंद ना करें तो उनके कान जो है डैमेज भी हो सकते हैं, उनको टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकता है। अब ये सोनिक बूम होता कैसे है प्रोड्यूस? देखिए, जब ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है ना, ये चलता है स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़, ये स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ चलता है। तो जब ये चलता है ना तो कुछ एयर में ना प्रेशर चेंजेस होते हैं, बहुत सडन एयर में प्रेशर के चेंजेस होते हैं। तो जब भी कोई बहुत इंटेंस और बहुत ही सडन प्रेशर के चेंजेस होंगे किसी भी मीडियम में, अभी यहाँ पे हम एयर की बात कर रहे हैं तो मैं एयर को ले लेता हूँ, तो जब भी एयर में बहुत ही इंटेंस और सडन प्रेशर चेंजेस होंगे तो उससे प्रोड्यूस होती है एक शॉक वेव। इससे क्या प्रोड्यूस होती है? एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। जनरली जैसे कभी अर्थक्वेक आता है कहीं पे या कोई न्यूक्लियर बम फटता है, उसकी वजह से भी शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। तो जब ये शॉक वेव प्रोड्यूस होती है ना तो इतनी पावरफुल होती है कि एक आवाज़ निकलती है, सोनिक बूम। यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा इसके बारे में, सोनिक बूम के बारे में। तो दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट था वो बनाया था यूएस की एयरफोर्स ने, जिसका नाम था ब्लैक बर्ड SR-71। ये बनाया था 1964 में। न्यूयॉर्क से लेके लंदन, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। न्यूयॉर्क से लेके लंदन इसने सिर्फ 1 घंटे में कवर कर लिया था। बहुत ज़्यादा फास्ट था। कितना फास्ट था? इसकी स्पीड थी वो थी 1100 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ये सिर्फ 1 सेकंड में कवर कर रहा था। मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड थी अराउंड 1100 मीटर पर सेकंड, 3 गुना ज़्यादा तेज थी। जनरली जो ये जो सुपरसोनिक होते हैं ना एयरक्राफ्ट, इनकी स्पीड ऐसे नापी जाती है मार्क 1 से लेके मार्क 5 तक, ठीक है। मार्क 1 होता है स्पीड ऑफ साउंड और मार्क 5 का मतलब 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। तो जिसकी स्पीड थी ना SR-71 की, वो थी मार्क 3। इससे ऊपर फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट हम अभी तक नहीं बना पाए, अराउंड लेट 90s में इस एयरक्राफ्ट को इन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया और अब ये ऑपरेशन में नहीं है। अब ऐसा सुना जा रहा है कि इसका एक सक्सेसर बना रहे हैं, ठीक है, जो कि मार्क 6 की स्पीड पे चलेगा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के 6 टाइम्स ज़्यादा तेज चलेगा, ठीक है। तो अभी उसको बना रहे हैं, देखते हैं कब तक वो लॉन्च होता है। ये जितने भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलते हैं, तो ये तो टेम्परेरी हियर लॉस भी कर सकते हैं और इनफैक्ट जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं ये वाइब्रेट करने लग जाती हैं इनकी आवाज़ से। आपने बहुत सारे ऐसे मूवीज़ में देखा होगा कि जब आवाज़ कभी कभी बहुत तेज़ होती है तो बिल्डिंग के जो शीशे होते हैं वो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उससे एक अंदाज़ा लगता है आपको कि जो साउंड है वो काफ़ी पावरफुल है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम साउंड की इंटेंसिटी को नापते कैसे हैं, कि कितना साउंड इंटेंस है, कैसे नापा जाता है। ये नापा जाता है डेसिबल, ठीक है, डेसिबल में। अगर आपने फ़ोन को भी देखेंगे ना साउंड वाले कॉलम में, तो आप देखेंगे वहाँ दिखाता है वो कि जो आप म्यूज़िक सुनते हैं वो कितने डेसिबल का है। इससे आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि आप तेज़ सुनते हो या आप ठीक सुनते हो। जनरली क्या होता है, जो हमारे कान है वो 20 से 80 डेसिबल, 20 to 80 डेसिबल के बीच में ठीक सुन पाते हैं। इसको नॉर्मल हियरिंग बोला जाता है, ठीक है। जनरली आप लोअर साइड पे सुनेंगे तो अच्छा माना जाएगा। जितना आप 80 के पास आएंगे तो आपको हियर लॉस होने के, आपके कान खराब होने के जो चांसेस हैं बढ़ते जाएंगे। अब ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक तेज़ आवाज़ को सुनते हैं। अगर हम 20 से नीचे चले जाएं, 20 डेसिबल से नीचे, तो वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है वॉइस, वो फिर हमें ठीक से सुनाई नहीं देगी, उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 80 डेसिबल से ऊपर जाते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है, उससे हमें हियरिंग लॉस हो सकता है। तो हमें इसी रेंज में सुनना चाहिए, 20 से 80, और कोशिश करना चाहिए 80 से हम लोअर साइड पे ही रहें। और साथ ही साथ मैं बताऊँ, ये जो डेसिबल का जो स्केल होता है ना, ये लोगैरिथमिक है। लोगैरिथमिक मतलब क्या है, जैसे इसमें स्केल ऐसे होता है 60, 70, 80, 90, मान लीजिए ऐसा स्केल है। तो जब 70 से आप 80 पे आ रहे हैं, 70 डेसिबल से 80 डेसिबल पे आ रहे हैं, जब एक यूनिट चेंज हो रही है
तो उसका मतलब चेंज एक का नहीं है, क्योंकि ये स्केल लोगैरिथमिक है तो इसमें 10 टाइम्स का चेंज है। जब आप 70 डेसिबल से 80 डेसिबल पे आए तो 10 टाइम्स ज्यादा तेज हो गया है। 80 से 90 पे आए तो एक का चेंज नहीं है, एक यूनिट का चेंज नहीं है, वो 10 टाइम्स का फर्क है साउंड में। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम म्यूजिक सुनते हैं या जो भी हम चीज़ें सुनते हैं वो हम लोअर साइड पे सुने, ताकि जो हमारा कानों की जो हेल्थ है वो ठीक से रह पाए। अब थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको दिखाई देगा कि जो आवाज़ है वो 80 डेसिबल से ऊपर जा रही है। एग्जाम्पल के लिए हो गया जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, स्पेशली जो रॉक म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो उसमें वहाँ पे कभी कभी आप देखेंगे आवाज़ जो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, ठीक है, वो ईयर की हेल्थ को डैमेज कर सकती है। और फिर कार के हॉर्न, कुछ कार में हॉर्न इतने तेज़ होते हैं कि वो 80 डेसिबल को आराम से क्रॉस कर लेते हैं। और जेट इंजन, जो जेट इंजन होते हैं उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। और फिर थंडर क्लैप, थंडर क्लैप क्या होता है, जैसे बिजली कड़कती है, तो जो बिजली कड़कती है उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिजली होती है ना, उसको समझ लो आप थंडर क्लैप बोलते हैं। तो थंडर क्लैप की जो वॉइस होती है बहुत हाई होती है, अराउंड होती है वो 120 से लेके 190 डेसिबल के बीच में। थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी आवाज़ कैसे होती है, क्योंकि जैसे शेर हम बोलते हैं, शेर दहाड़ता है, तो जो शेर की दहाड़ होती है, लायन की जो रोर होती है वो होती है अराउंड 114 डेसिबल, 114 डेसिबल की। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि लायन से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है एक एनिमल की जिसका नाम है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की जो साउंड है, ठीक है, वो 188 डेसिबल की है, 188 डेसिबल। लायन की 114 थी, ब्लू व्हेल की 188 डेसिबल है। और ध्यान रखिए ये लोगैरिथमिक स्केल है, ठीक है, तो काफ़ी तेज़ वॉइस है ब्लू व्हेल की, बहुत ज़्यादा दूर तक सुनी जा सकती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है ब्लू व्हेल की आवाज़ की, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 188 डेसिबल। तो ये था आज का वीडियो। मैंने साउंड से जुड़े कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी बता पाऊँ जिससे आप रियल वर्ल्ड की नॉलेज को भी कनेक्ट कर पाएँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्यूरियस बने और ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज में इंटरेस्ट आए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।